हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने बोला था कि 71st बीपीएससी के लिए हम लोग यूट्यूब पे फ्री कोर्स लाएंगे और आपको ट्राई करेंगे कि सारा चीज़ें कवर करें एलॉन्ग विथ पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज भी मैंने बात किया था सेलेक्टिव यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, एंड जो बीपीएससी का होगा उसको कंप्लीट पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो उसी का आज डेमो लेक्चर है जिसमें मैं आज पॉलिटी का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। एक डेमो लेक्चर है, आप अंत तक जरूर देखें और क्या आपका रिव्यू है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 1 के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम भी हो फिर भी आप आराम से सुनना। जो नोट्स दूंगा ना टोटल इंग्लिश मीडियम में दूंगा। इन द सेंस रहेगा मीनिंग उसका हिंदी में ही, लेकिन लिखा रहेगा इंग्लिश में। ठीक है, जैसे आप मैसेज टाइप करते हो ना इंग्लिश में, वैसे ही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल बोलता क्या है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो इस पहले इसका मतलब समझेंगे। इंडिया डेट इज भारत, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप इंडिया का जो ऑफिशियली नाम क्या है, जो लीगली जो नाम होगा ना इस कंट्री का, इसका लीगली नाम है क्या? इंडिया एंड भारत। आप दोनों वर्ड नाम यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लीगली। ठीक है, एक चीज कितना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो इंडिया है ना वो बना हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट्स। दैट्स मतलब एक संघ है, जो है ना स्टेट का एक संघ है। बट 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 एक यहाँ पे कैच क्या है कि यहाँ पे हमने वर्ड फेडरेशन यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने यूनियन किया है। क्योंकि एक यहाँ पे यूनियन इसलिए किया है कि जो सारे स्टेट्स जो है ना, सारे स्टेट को जो मिला के जो एक कंट्री इंडिया बना है वो यूनाइट है, वो डिवाइड नहीं है, यूनाइट है। दैट मीन्स यहाँ पे स्टेट के पास राइट नहीं है कि वो कह दे कि मुझे इंडिया से अलग होना है और मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, लेकिन वही अगर आप देखोगे ना जो यूएसए है, यूएसए वहाँ एक फेडरेशन ऑफ स्टेट है, वहाँ अगर चाहे तो कोई भी स्टेट है ना वो अलग हो सकता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने बोला था इंडिया क्या है, इन इंडिया क्या है, इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिया जो है ना इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इसका मतलब क्या है कि जो यूनियन है ना इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, बट जो स्टेट है ना इसको आप डिवाइड कर सकते हो एज पर। आगे जो आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 है उसी पे आगे जिक्र करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों बोला गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 2 के बारे में। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा आर्टिकल 1। ठीक है, अब देखते हैं अपना आर्टिकल 2 के बारे में। Parliament may by law admit into the Union or establish new state on such term and condition as it thinks fit। तो सबसे पहले देखेंगे पार्लियामेंट में बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट दैट मीन्स सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट के पास पावर नहीं है। ये पहले समझना है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट के पास पावर है वो न्यू स्टेट को इंडिया में ऐड या कर सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन थ्रू प्रॉपर लॉ, जो कि होगा कहाँ से? पार्लियामेंट से ही पारित होगा। और यहाँ पे स्टेट के पास कोई पावर नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे देखो एडमिट इनटू द यूनियन। एडमिट इनटू द यूनियन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग कंट्री है या टेरिटरी, या कोई टेरिटरी है जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, उसको हम क्या करेंगे? इंडिया में मिलाएंगे। समझ रहे हो ना? जो कोई टेरिटरी है इंडिया का पार्ट नहीं था, अब उसको हम अपने इंडिया में मिलाएंगे। यहाँ पे विदिन जो हमारा जो इंटरनल टेरिटरी है ना उसको डिवाइड और बाइफरकेट करने का बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कि जो एक्सटर्नल टेरिटरी है, जो एक्सटर्नल है, जो इंडिया का पार्ट पहले नहीं था,
उसको हम इंडिया में लाएंगे, उसको हम इंडिया में ऐड करेंगे। समझ गए ना? तो आर्टिकल 2 का मतलब यही है कि कोई बाहरी बाहरी चीजों को अंदर लाना है। ये ये सपोज करो इंडिया है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रैकेट इंडिया है, यहाँ पे कोई टेरिटरी है। अब इसको क्या करना, क्या इंडिया क्या करेगा, पावर के थ्रू अपना यहाँ पे इसको क्या करेगा, अपने में मर्ज कर लिया। तो इसको अगर मर्ज करने के लिए इंडिया को पार्लियामेंट में लॉ पारित करना पड़ेगा, समझे? यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट का रोल है, और पार्लियामेंट इसको अपने टेरिटरी के अंदर लाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो तो गोवा और पौंडीचेरी जो था ना, वो पहले पुर्तगीज और फ्रेंच के अंडर था, लेकिन बाद में इंडिया में क्या किया गया, एडमिट किया गया। समझ रहे हो ना? उस एडमिट किया गया किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। समझ गए? अब देखते हैं, अब यहाँ हमने देख लिया एडमिट इनटू द यूनियन, इसका मतलब आपने समझ लिया। अब देखते हैं स्टैब्लिश। स्टैब्लिश मतलब क्या हुआ, स्टेटस देना पार्लियामेंट के द्वारा। जैसे गोवा को क्या हुआ था 1961 में, 1961 में मिलिट्री एक्शन के बाद इंडिया में लाया गया। ठीक है। उसके बाद हमने 1987 में उसको एक स्टेट का हमने दर्जा दिया। ठीक है, तो स्टैब्लिश का मतलब समझ गया। अब देखते हैं स्टैब्लिश न्यू स्टेट, ये आपने क्लियर हो गया आपको। अब देखते हैं ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। इसका मतलब कि पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि वो डिसाइड करे कि वो नए स्टेट को कौन सा पावर, कौन सा राइट देना चाहता है और कौन सा राइट देना नहीं चाहता है, या क्या स्पेशल राइट देना चाहता है। ये टोटली पार्लियामेंट के पास पावर है। समझ गए? तो यही है आपका आर्टिकल 2। अब जो स्कोप अगर देखा जाए कि स्कोप ऑफ आर्टिकल 2 क्या होगा, तो स्कोप क्या है, एक्सटर्नल एरियाज को इंडिया में लाना, या तो मिलिट्री के थ्रू, या तो एग्रीमेंट के थ्रू, या तो रेफरेंडम के थ्रू। ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ना काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आर्टिकल 2 अब आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 3। ये क्या करता है, आउटलाइन करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर द एरियाज एंड बाउंड्रीज ऑफ नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट के पास ओनली पावर है, पार्लियामेंट हैज ओनली पावर, क्या है, क्रिएट करने का, नया स्टेट बनाने का, क्रिएट न्यू स्टेट। उसके बाद करने का, इंक्रीज कर सकता है एरिया ऑफ अ स्टेट, राइट। उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज कर सकता है उसके एरिया को, चेंज कर सकता है बाउंड्रीज को, चेंज कर सकता है नेम ऑफ स्टेट। ठीक है। ये क्या कर सकता है, कितना पार्लियामेंट के पास पावर है। ये क्या है, इंडिया का इंटरनल टेरिटरी का मैटर। ये जो हो गया इंडिया का इंटरनल टेरिटरी का मैटर है, जो आर्टिकल 2 था एक्सटर्नल टेरिटरी को हम अंदर लाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटरनल जो टेरिटरी हम है उसका, उसी को हम लोग या तो डिवाइड करेंगे, या तो उसके एरिया को चेंज करेंगे, या तो उसका नाम चेंज करेंगे, या तो उसके एरिया को डिक्रीज डिक्रीज या इंक्रीज करेंगे, बट वही एग्जिस्टिंग स्टेट्स के हम। ठीक है। अब देखो कि इसका क्या है, कि इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट कोई बिल प्रपोज करते हैं, बिल आएगा, प्रपोजल आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हम उस बिल को ना, कंसर्न स्टेट है, सपोज करो बिहार का डिवीजन होने वाला होगा, बिहार का डिवीजन हुआ था बिहार एंड झारखंड में। तो पहले क्या हुआ, प्रेसिडेंट क्या किए होंगे, बिल प्रपोज किए होंगे, उसके बाद उस बिल को अ, बिहार गवर्नमेंट के पास भेजे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उनको एक सीमा टाइम दिया जाता है कि आप इस पर बिल पे विचार कीजिए, लेकिन आपका जो विचार होगा ना, आपका जो ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग नहीं होगा। आप सिर्फ ओपिनियन दीजिए, आप क्या देना चाहते हो, वो डिपेंड करता है पार्लियामेंट पे, क्या वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये बिल दिया जाएगा। उसके बाद क्या करेगा पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट उसके बाद क्या करेगा, उसको एक सिंपल मेजोरिटी के से उसको पारित कर देगा। समझ गए? सपोज कीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर आपके पास 100 लोग हैं, कोई भी चीज़ है तो उसमें आपको एक मेजोरिटी चाहिए ना, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगा, 100 लोग हैं आपके पास करंट सिचुएशन में, तो उसमें 51 जो होगा वो सिंपल मेजोरिटी होगा, है ना। 50-50 को 50-50 क्या होगा, 50-50 अगर होगा तो फिर क्या होगा, तो टाई हो जाएगा ना, तो सिंपल मेजोरिटी के लिए 51% चाहिए। तो वही एग्जाम्पल सिंपल मेजोरिटी दबा दो,
बिल पारित होगा और जो भी चीजें होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 3 का आकर जरूरत क्या पड़ा। हम क्यों मतलब अपने आर्टिकल 3 को ऐड किए, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ना काफी एक डाइवर्स कंट्री। ठीक है, समय के अनुसार यहाँ पे चेंज मांगता है। ठीक है, अगर हम अपने समय के अनुसार अगर चीज़ों को बाउंड्री को चेंज करते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं बड़ा हुआ तो मे भी एडमिनिस्ट्रेशन में इशू हो रहा है, तो उस कारण भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट का डिवीजन कर सकते हैं, उसके बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं, राइट है। अगर कुछ कल्चरल सिग्निफिकेंस को लेके अगर कुछ ज़्यादा अगर इशू होने लगा तो उस एरिया को हम अलग कर सकते हैं। तो इस सारे चीज़ों को ध्यान में देखते हुए जो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने आर्टिकल 3 को लाया। एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया हम अपने पार्लियामेंट को कि आप चीज़ों को आप बदल सकते हैं एज पर द डिमांड, एज पर द टाइम। तो अगेन यहाँ पे भी क्या है, सेंटर का पावर ज़्यादा है स्टेट से। ठीक है, तो अगर अब कोई पूछेगा कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में डिफरेंस क्या है, आप इजीली बता दोगे कि आर्टिकल 2 जो है, जो हमारे इंडिया में पार्ट नहीं था उसको उसको ऐड करने के लिए बात करता है, जो ट्रेड इंडिया में नहीं था उसको ऐड करने का बात करता है। लेकिन आर्टिकल 3 वैसा नहीं है, जो इंटरनल जो टेरिटरी है उसमें चेंजेस का बात करता है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा लेक्चर, ताकि हम इसी बेसिस पे जो आगे जो कंटिन्यू करेंगे सीरीज को इसी बेसिस पे करेंगे, बट उससे और बेहतर करेंगे ट्राई करने को, राइट। तो थैंक यू। और टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना।